ओके, हेलो बीएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए ना, हम बात करते हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस पे, जिस पे ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर हमने कवर कर लिया है। आज है हमारा लेक्चर नंबर सेकंड, जिसके अंदर हमने सेम रेजोनेंस के टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करना है। तो बहुत आसान सा टॉपिक रहने वाला है। देखिए लेक्चर नंबर फर्स्ट तो आई थिंक आपका 15 मिनट से भी कम का में हमारा कवर हो गया था, जिसके अंदर सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन बताया था। इंट्रोडक्शन मतलब ये बताया था कि भाई ये जो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ क्यों रहे, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपका बन रहा है। लेकिन आज हम पर्टिकुलरली रेजोनेंस पे बात करेंगे और इसका नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उस पर हम रेजोनेटिंग एनर्जी को कवर करेंगे। ओके, तो देखो बहुत आसान सा लेक्चर रहने वाला है, सारी चीजें एक एक करके पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टली लेक्चर को कि भाई रेजोनेंस होता क्या है। तो देखो कल मैंने सिंपली आपको एक लाइन याद करने को बोली थी और बहुत आसान सी थी। हमने बोला था भाई रेजोनेंस एक्चुअल में है क्या। पॉइंट टू पॉइंट ध्यान में रखना कि रेजोनेंस एक टाइप का फिनोमिना है जो कि हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? हमने बोला था बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। हमने बोला था कि हमारा कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जैसे हम बोल देते हैं हमारे पास बेंजीन है, इसमें हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। और पर्टिकुलरली कौन से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए? पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का, या फिर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन का, या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन का। सिंपल सी बात बोलूं, अगर मैं बोलती हूँ कि आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे बेंजीन, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है या फिर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन है, इनका अगर आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, वो भी कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट। कंप्लीट मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसा चीज आपको देखने को मिलती है तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। तो रेजोनेंस कोई नई चीज नहीं है और आपको ये चीज बेसिकली भी पता है कि रेजोनेंस में सिंपली क्या होगा, अगर किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर, यहाँ पे अगर बेंजीन को कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम बोलेंगे पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये बोल रहा है इसमें जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन है, इनका अगर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि ये अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जा रहे हैं या फिर शिफ्ट हो जा रहे हैं, तो इस टाइप के फिनोमिना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, लोन पेयर के भी हो सकते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेंजीन को अगर हम एज एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं तो बेंजीन में तो कोई लोन पेयर नहीं है, कोई ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें सिर्फ आपके पास क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होता है। और पाई बॉन्ड है तो सिर्फ आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। ठीक हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। ठीक हो गया। देखो जैसे अभी भी मैंने आपको बेंजीन का एग्जांपल कंसीडर करते हुए बताया, तो अगेन मैं वही चीज बोल रही हूँ कि अगर हमसे बोला जाए कि बेंजीन को ड्रॉ करो, तो हमको पता है कुछ लोग बेंजीन को ऐसे ड्रॉ करते हैं और कुछ लोग बेंजीन को ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि भाई ये स्ट्रक्चर बेंजीन का सही है या फिर ये स्ट्रक्चर सही है। तो आंसर ये रहता है कि स्ट्रक्चर तो दोनों ही बेंजीन के सही हैं, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर इन दोनों में से कोई भी नहीं है। मतलब एक्चुअल में अगर मैं बोलूं बेंजीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो ना तो वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ना तो वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। लेकिन बेंजीन का ये स्ट्रक्चर भी सही है और ये स्ट्रक्चर भी सही है। अब ऐसा क्यों बोल रही हूँ वो भी मैं आपको समझाऊंगी। अब देखो हुआ क्या, हम अगर देखते हैं ना, अगर मैं आपको उसके पीछे का पहले रीजन आपको समझाती हूँ। देखिए एक एक करके चीजें समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे, ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल स्ट्रक्चर। अगर आप क्लासिकल स्ट्रक्चर देखते हो बेंजीन का, तो आपको क्या मिलता है? बेंजीन कुड हैविंग अ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अब देखो आप बोलोगे ये अचानक से बेंजीन को क्यों समझाने लगे, मैं आपको बता रही हूँ। पहले एग्जाम्पल समझा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको सारी डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ क्लियर करूंगी। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो। ये बोल रहे हैं अगर आप एक बेंजीन का क्लासिकल स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको सिंपली क्या मिलता है? अल्टरनेट पोजीशन में सिंगल एंड डबल बॉन्ड। यही तो मिला था ना। ये बेंजीन है, आप देख लीजिए, ये आपकी बेंजीन है। इसमें क्या मिल रहा है आपको? बेंजीन में अल्टरनेट पोजीशन में सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अल्टरनेट मतलब पहली पोजीशन में डबल बॉन्ड, देन सिंगल, फिर डबल, देन सिंगल, फिर डबल, देन सिंगल। ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था कि हमारे रेजोनेंस में क्या होता है, हमारे पास जो पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लो, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन ले लो, या फिर आप ऑड इलेक्ट्रॉन ले लो, इनकी क्या होती है? कंप्लीट शिफ्टिंग होती है। लेकिन यहाँ पे बेंजीन ले रहे हैं तो भाई यहाँ तो सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन है, तो मैं बोल सकती हूँ ये मेरे पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तो ये मेरे पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ये मेरे दो पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ये मेरे पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इनकी शिफ्टिंग हो गई। शिफ्टिंग हुई ना, आपने क्या किया, देखा, इसको उठा के इस पोजिशन में रख दिया। ठीक है, इसको उठा के इस पोजिशन में रख दिया और इसको उठा के इस पोजीशन में रख दिया। अगर रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये स्ट्रक्चर। मतलब ये जो डबल बॉन्ड यहाँ था, अब ये यहाँ हो चुका और यहाँ पे सिंगल बच गया। देखो डबल यहाँ आ गया, यहाँ सिंगल। यहाँ पे डबल था लेकिन हमने शिफ्टिंग की तो यहाँ डबल हो गया, यहाँ पे सिंगल। तो देखो यहाँ पे डबल और यहाँ पे सिंगल। ठीक है, यहाँ पे डबल था लेकिन हमने इस बॉन्ड को उठा के शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ डबल हो गया, यहाँ सिंगल। तो देखो यहाँ डबल, यहाँ सिंगल। तो हमने क्या किया, इसी का मतलब जो हमारा एक बेंजीन था,
इसी का मैंने क्या किया, शिफ्टिंग कराई और इसमें रेजोनेंस करा के एक दूसरा स्ट्रक्चर बना दिया। तो ऑब्वियस सी बात है इस टाइप की फिनोमिना को तो रेजोनेंस ही कहोगे, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है इसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ठीक है, एक और चीज मैं यहीं पे आपको समझा देती हूँ। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो अपनी पोजिशन से दूसरी पोजिशन में डिस्प्लेस हो जाते हैं या फिर शिफ्ट हो जाते हैं, इनको हम बोलते हैं डीलोकलाइज। आप ये टर्म पढ़ोगे, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन मतलब देखो, जो टर्म लोकलाइज्ड होता है ना, लोकलाइज मतलब होता है फिक्स। ठीक है, लोकलाइज मतलब होता है फिक्स। फिक्स मतलब जो अपने ही जगह पे बैठे हुए हैं। जैसे आप ये सिग्मा बॉन्ड देख सकते हो, हमको पता है ना, देखिए ये बेंजीन था, ये बाहर से पहले ये कार्बन की 6 रिंग थी, ये सारे बॉन्ड आपके सिंगल हैं और सिंगल बॉन्ड आपके सिग्मा बॉन्डेड होते हैं। इनके बीच में आपने पाई बॉन्ड लगा रखे हैं ये। अब आप देखो सिग्मा बॉन्ड जो बाहर की 6 वाली रिंग है वो तो एज इट इज है, वो तो चेंज नहीं हो रही है। यानी कि सिग्मा बॉन्ड जो यहाँ पर को है वो आपके लोकलाइज है, यानी कि अपनी जगह पर फिक्स है। लेकिन जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है जो अपनी जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, वो आपके क्या है, लोकलाइज का उल्टा क्या हुआ, डी लोकलाइज। डी मतलब क्या होता है, अब्सेंट। तो जहां पे लोकलाइज यानी कि जहां पे फिक्सिंग अब्सेंट है उसे बोलते हैं डी लोकलाइज। तो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा ये हमारे क्या होते हैं, डी लोकलाइज नेचर के होते हैं। इस वजह से ये अपनी पोजीशन को छोड़ के दूसरी पोजीशन में शिफ्ट कर सकते हैं, और इसी शिफ्टिंग की वजह से क्या करते हैं, ये अपने ही स्ट्रक्चर को एक दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस फिनोमिना को हम रेजोनेंस कहते हैं। एंड इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो बेंजीन के तो सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, लेकिन आप कोई दूसरे एग्जांपल लो, जैसे फिनॉल ले लो या फिर कोई दूसरा कंपाउंड ले लो, उसके 2 से ज्यादा बन सकते हैं। अब इसका भी अगर आप दोबारा शिफ्टिंग कराओगे, देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, इसकी शिफ्टिंग कराओगे तो ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब देखो यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो एज इट इज वही स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा, दिख रहा ना। इसको मैं यहाँ शिफ्ट करूं तो यहाँ चला जाएगा, इसको यहाँ शिफ्ट करूंगी तो ये कर लोगे। मतलब सिंपली मैं बोलना चाह रही हूँ कि इसके बेंजीन के सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और क्यों बनते हैं, बिकॉज पहले वाला स्ट्रक्चर में अगर आप शिफ्टिंग करा रहे हो, डीलोकलाइजेशन करा रहे हो तो ये बनेगा, इसमें करा रहे हो तो ये बनेगा। तो सिर्फ 2 ही यहाँ पर को पॉसिबल है। और याद रखना ये जो डीलोकलाइजेशन होता है इसे हम कर्व एरो से इंडिकेट करते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। और रेजोनेंस को हम इस टाइप के एरो से इंडिकेट करते हैं। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं, मैं आपको बोल क्या रही थी, मैं आपसे बोल रही थी कि हम अगर बेंजीन का क्लासिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो अभी अभी मैंने बोला हमको स्ट्रक्चर में क्या मिल रहा है, अल्टरनेट पोजीशन में सिंगल एंड डबल बॉन्ड मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अभी बोल रहा है अगर अब हम यहाँ पर को कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ को कंसीडर करें तो ये बोल रहा है हमको क्या मिल रहा है। देखो ये बोल रहा है देखो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल स्ट्रक्चर बेंजीन कुड हैव अ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन, कार्बन के बीच में सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, आपने देखा। ये बोल रहा है लेकिन हाउएवर एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो ये बोल रहा है शोज ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ ए बेंजीन इन अ इक्वल लेंथ। लेकिन एक्सपेरिमेंटली तो हमको कोई अलग ही डाटा मिल रहा है, और यही जो अलग डाटा है ना, यहीं से रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट सामने आया था। अब हुआ क्या मैं बता रही हूँ, देखिए अगर मैं बोल रही हूँ मेरे पास जो बेंजीन है इसके अल्टरनेट पोजीशन में डबल और सिंगल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है, और आप बोल सकते हो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन, ये वाला जो कार्बन कार्बन है ये आपका कैसा है, सिंगल बॉन्डेड है, ये आपका सिंगल बॉन्डेड है। अब मुझे बताओ बॉन्ड लेंथ क्या होता है। देखो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, यहीं पे बोल रही हूँ बॉन्ड लेंथ मतलब क्या होता है, एक बॉन्ड की जो लेंथ है उसे हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ये जो 2 कार्बन एटम है इसकी जो लेंथ होगी इसे हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। इस कार्बन एटम की जो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की जो लेंथ होगी, जो बॉन्ड है उसकी जो लंबाई होगी उसे हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। अब बात ये आती है कि हमारे पास तो भाई 3 टाइप के बॉन्ड है, एक है सिंगल बॉन्ड, एक है हमारे पास डबल बॉन्ड। ऐसे दिखाती हूँ, रुकिएगा। देखो हमारे पास 3 टाइप के बॉन्ड है, एक होता है हमारे पास सिंगल बॉन्ड, एक होता है हमारे पास डबल बॉन्ड, और एक होता है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। अब आप बोलोगे 3 बॉन्ड होते हैं लेकिन मैंने इतना बड़ा छोटा छोटा क्यों दिखा है। अब इसको क्या कैसे समझते हैं, देखो आप ऐसे कंसीडर करो, आपके पास एक थ्रेड है, आपके पास एक लंबा सा धागा है, ठीक है। तो ये जब धागे को आप सिंगली पकड़ते हो, अकेले धागे को खोलते हो, ऐसे पकड़ रखा है आपने, एक यहाँ से पकड़ रखा है, एक यहाँ से, और ये सिंगल धागा है, तो ये क्या होती है, एक बॉन्ड लेंथ, इसे हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड लेंथ, ऐसे समझना है, ठीक है। अब इसे डबल करूंगी तो मैं क्या करूंगी, इसको मैं यहाँ फोल्ड कर दूंगी, और डबल करूंगी तो ये बॉन्ड लेंथ मेरी अब इतनी होने के बजाय अब शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसे अब डबल फोल्ड कर दिया, तो ये बॉन्ड लेंथ मेरी इतनी हो गई, ठीक है। अब इसे 3 बार फोल्ड करूंगी तो मुझे ये और छोटी देखने को मिलेगी। अब अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो इससे आपको 2 चीजें समझ में आती है। क्या, अगर मैं बोलूं बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है तो आप बोलोगे भाई सिंगल बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, डबल की बॉन्ड लेंथ कम, और ट्रिपल की बॉन्ड लेंथ सबसे कम, ओके।
और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करो, बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ है नहीं, लेकिन जस्ट बोलने को बोल रही हूँ कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, कि बॉन्ड की कितनी ताकत है। अब आप खुद ही बोलो भाई, सिंगल वाला जो बॉन्ड है इसे तो आप आसानी से तोड़ सकते हो ना, एक पतला सा थ्रेड है वो भी लंबा है तो उसे आपको तोड़ने में आसानी होगी। लेकिन 3 बार आपने उसे फोल्ड कर दिया और बहुत छोटा सा है, वो हाथ में भी फिट नहीं आ रहा और तोड़ भी नहीं पाओगे। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिस्टेंस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लेंथ वाइज देखूंगी तो मैं बोलूंगी सिंगल वाली जो बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा है, फिर ये थोड़ी कम होगी और ये सबसे ज्यादा कम होगी। लेकिन स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी। ये तो समझ गए। अब स्ट्रेंथ पे फोकस नहीं करना है, लेंथ पे फोकस करना है। अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमको पता है भाई बेंजीन में डबल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। और इसकी ये सिंगल बॉन्डेड है तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ आपकी ज्यादा होनी चाहिए। मतलब ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ऐसा भी मैं बना के दिखाती हूँ, ठीक है। ये सॉरी गंदा बना है, बट होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। एक मिनट। देखो मैं इसे समझाने के लिए मैंने बनाया। अगर मैं बोलूं मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई। फिर सिंगल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ लंबी होगी। फिर डबल बॉन्ड है तो फिर ये छोटा हो जाएगा। फिर सिंगल बॉन्ड है तो डबल बड़ा हो जाएगा। फिर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ छोटी, फिर आपका सिंगल है तो बड़ी। ऐसा मैं आपको जिस दिखाने के लिए, एक्चुअल में ऐसा है नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि बॉन्ड लेंथ एक्चुअल में ऐसी होनी चाहिए, जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहां पे बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए और जहां पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे बड़ी होनी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब बेंजीन को देखा गया तो हमको ये मिला कि भाई कार्बन कार्बन की सारी बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल है, तभी तो हम ऐसे दिखाते हैं। ये हमें क्या दिखा रहा है कि ये जो आप खुद ही देखो आपको लगेगा ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो इसके इक्वल है, तभी तो हमने बराबर बनाया। लेकिन एक्चुअल में तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए ना, ये छोटी होनी चाहिए, ये बड़ी, ये छोटी, ये बड़ी, ये छोटी, ये बड़ी, ऐसी होनी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हमने कंसीडर किया बेंजीन को तो हमको मिला कि सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड बराबर है। मतलब कार्बन कार्बन डबल वाला कार्बन कार्बन सिंगल वाले के बराबर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका रीजन है रेजोनेंस। रेजोनेंस ने किया क्या, जैसे मैंने आपसे बोला कि ये दोनों जो मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं बेंजीन का, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दोनों बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मैंने बोला ये दोनों स्ट्रक्चर हैं तो सही, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि भाई पता है होता क्या है, बेंजीन आपका इस फॉर्म में जब था तो ये बोलेगा कि मतलब अगर आप सोचो कि बेंजीन इस फॉर्म में है, पर ये होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये तो फिक्स बैठ ही नहीं सकते। ये जैसे आप बोलोगे कि ये फॉर्म बन रही है वैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चले जाएंगे, ठीक हो गया, और ये फॉर्म बना लेंगे। फिर आप सोचोगे ये फॉर्म बन रही है लेकिन उससे पहले ये पाई इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चले जाएंगे और ये बन जाएगा। मतलब ये चीज क्या है, अल्टरनेट होती रह रही, कभी ये बन रहा है फिर ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, तो ये ऐसा कंटिन्यूस चल रहा है। तो इस वजह से ये स्ट्रक्चर होते तो हैं लेकिन हमको एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि ये फॉर्म बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। अनस्टेबल चीजें तो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, आपको पता है ना। अनस्टेबल है तो वो एग्जिस्ट कैसे करेगा। ये चीज बनते ही ये इसमें कन्वर्ट हो जा रही, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, बोल रहे भाई हम तो डिलोकलाइज नेचर के हैं, हमारा काम ही है घूमना एक जगह, तो ये टिकेंगे नहीं। तो जैसे ही ये बनने लगा वैसे ही ये उठ के फिर चला गया इस साइड और ये बन गया। जैसे ये बनना लगा था वैसे ये बन गया। तो ये चलते रहता है, जिस वजह से ये स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन एग्जिस्ट नहीं करते। समझ में आ रहा, जिस वजह से हमको क्या मिलता है, इनका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हम ये तो इसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इसे हम बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ये टर्म भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा। इसे हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो कि होते तो हैं लेकिन इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और इनको कंबाइन करके हम एक हाइब्रिड बनाते हैं। हाइब्रिड मतलब दो चीजों का मिक्सचर। जैसे हम बोलते हैं ना प्लांट की भी कोई वैरायटी है तो हम बोलते हैं वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब आपने ए वैरायटी और बी वैरायटी को मिक्स कर दिया और ए बी का मिलके क्या बना दिया, सी बना दिया, तो इसे हम बोलते हैं हाइब्रिड। तो हमने इन दोनों को मिलाया और एक हाइब्रिड बना दिया, जो कि आपने देखा होगा लोग बेंजीन को ऐसे भी इंडिकेट करते हैं। ये इंडिकेशन क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर कार्बन पे नहीं बैठे हुए हैं, वो इस पे भी जा रहे हैं, 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 इस पे भी जा रहे हैं। आप देख सकते हो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो सारे कार्बन पे घूम रहे हैं। इट मींस ये डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रही है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे रिंग में सर्कुलेट हो रहे हैं। तो ये जो बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन, ना तो ये सिंगल बॉन्ड रह जाते हैं आप, ना ही डबल बॉन्ड। क्यों, देखो अगर आप इसको देखोगे तो ये डबल लग रहा है, ये सिंगल लग रहा है। दूसरे केस में ये सिंगल हो गया, ये डबल हो गया। तो इनकी जब बॉन्ड लेंथ कंसीडर की गई तो इनकी बॉन्ड लेंथ ना डबल के बराबर थी ना सिंगल के बराबर थी, ये इनके बीच की आ रही थी। देखो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है,
कि एवरी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज रिपोर्टेड टू बी ए सेम। हमको बेंजीन में ये मिले कि सारे कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो सब बराबर हैं और इक्वल है, और उनकी बॉन्ड लेंथ कितनी आ रही थी, 1.39 एंगस्ट्रॉम आ रही थी, जो कि किसके बीच की है, जो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है इसके बीच में आ रही थी। देखो डबल सिंगल की 1.54 थी और डबल की थी 1.20, तो इन दोनों के बीच में ये आई। क्यों? क्योंकि बेंजीन की जो बॉन्ड है आप बोल सकते हो ना वो सिंगल है ना वो डबल है, क्योंकि बेंजीन में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो रहा है, डबल सिंगल में हो रहा है, जिस वजह से वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो चुका है, उसका हाइब्रिड कुछ इस तरीके से बन चुका है कि ना वहां पर ना तो सिंगल बॉन्ड रह रहा है ना तो डबल बॉन्ड रह रहा है, एक उनके बीच का एक बॉन्ड वहां पर को जनरेट हो चुका है जिसकी बॉन्ड लेंथ भी ए और बी यानी कि सिंगल और डबल के बीच की है। क्लियर हुआ? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसी इस चीज को समझाने के लिए कि भाई बेंजीन में ऐसा हो क्यों रहा है, इसीलिए आपका रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, इतनी चीज क्लियर आई। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, जैसे अभी मैंने आपको बोला, क्या बोला कि ये दोनों स्ट्रक्चर आपके एग्जिस्ट नहीं करते, तो आप बोलोगे भाई ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे तो इनको पढ़ने की जरूरत क्यों है, क्यों हम डायरेक्टली बेंजीन ऐसा नहीं बना लेते। इसकी एक और चीज मैं आपको यहीं पे बोल दूं कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, हमने बोला ये आपके होते हैं लेकिन एग्जिस्ट नहीं करते, तो भाई इनको पढ़ने की जरूरत क्या है, इसको पढ़ने की जरूरत ये है कि यहाँ पे जो आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनकी अपनी कोई प्रॉपर्टी होती है। मतलब ये हुआ कि आपका जो बेंजीन है वो इस फॉर्म में, जब ये इस फॉर्म में, इसमें भी वो अपनी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहा है और इस फॉर्म में भी अपनी कुछ पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। तो अलग अलग फॉर्म में क्या है, आपका बेंजीन अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज शो करता है, इस वजह से उसको सारे फॉर्म में हमको रखना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ इस फॉर्म में रखेंगे तो वो कुछ ही प्रॉपर्टी शो करेगा, इस फॉर्म में रखेंगे तो कुछ प्रॉपर्टी शो करेगा, इस वजह से। समझ में आया? अब देखो, होप आपको ये समझ में आ गया हो कि रेजोनेंस का एक्चुअल मतलब क्या है, कहां से ये कॉन्सेप्ट आया और क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन के साथ समझाऊंगी तो आपको देखिएगा क्लियर आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, देखिए ये जो मेरा मटेरियल है ना, यहाँ पे जो मैंने दिखाया, ये मैंने आपको एमएससी में भी समझाया, यही वाली डेफिनेशन डाली और बहुत आसान है सुनना। ठीक है, ये बोल रहा है व्हेन वी से दैट बेंजीन मॉलिक्यूल इज अ रेजोनेटिंग हाइब्रिड ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड। अभी अभी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था। ये बोल रहा है जब हम लोग ये कहते हैं कि जो बेंजीन है वो क्या है, एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड है स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड का। अब स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड कौन से हैं, देखो ये है स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड ये है स्ट्रक्चर सेकंड, इन दोनों का हाइब्रिड हमने क्या बनाया, ये बनाया, ये है हमारा रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो इसका मतलब क्या है, तो ये बोला व्हेन वी से कि बेंजीन जो है वो एक हाइब्रिड है फर्स्ट एंड सेकंड का, इसका मतलब ये नहीं है। तो ये बोल रहा है वी डू नॉट मीन दैट सम बेंजीन मॉलिक्यूल हैविंग अ स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सम हैविंग अ स्ट्रक्चर सेकंड। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कुछ बेंजीन मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं और कुछ बेंजीन मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, ऐसा एक्चुअल में नहीं है। क्यों? मैंने अभी भी बोला कि ये दोनों फॉर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है that all benzene molecule will having the same structure but the actual structure cannot be represented by the single Lewis diagram on a piece of paper। इसका मतलब ये है, ये सिंपली बोलना चाह रहा है कि बेंजीन के लिए आपने ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, और ना हम ऐसा बोलेंगे कि कुछ बेंजीन ऐसे होते हैं कुछ बेंजीन ऐसे होते हैं। इसका एक्चुअल मतलब ये है कि हमारा जो बेंजीन है उसको आप एक सिंगल डायग्राम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सिंगल डायग्राम या फिर आप बोल सकते हो सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से इंडिकेट नहीं कर सकते। एक बना दिया और आपका काम बन गया, ऐसा नहीं होता। इसको समझाने के लिए, इस पूरे बेंजीन को समझाने के लिए हमको एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलो या फिर लुईस डायग्राम बोलो, वो बनाने पड़ते हैं। क्यों बनाने पड़ते हैं? ताकि हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस कर सकें, क्योंकि कुछ बेंजीन मतलब बेंजीन की कुछ प्रॉपर्टीज इस फॉर्म में इस फॉर्म में आपकी इस फॉर्म में एक्सप्रेस होती है और कुछ बेंजीन की प्रॉपर्टी इस फॉर्म में एक्सप्रेस होती है। इस वजह से हमको क्या है, बेंजीन के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं। ठीक हो गया? ये चीज समझ में है जो मैंने आपके आप डायग्राम में बताया था। तो आप एग्जाम में वो स्ट्रक्चर बनाइएगा और ये बात यहाँ पर को लिखिएगा, ये 3 पॉइंट आप लिखिएगा। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं सुनिएगा, यहाँ भी लिखिए बगल में भी लिखिए। देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, इन केमिस्ट्री resonance is a way of describing bonding in a certain molecule or an ion by contributing the several contributing structure। तो ये बोल रहे रेजोनेंस है क्या, तो ये बोल रहे केमिस्ट्री में हम रेजोनेंस का यूज करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल या फिर किसी भी आयन का
स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, जहां पे हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मतलब नाम से समझ में आ रहा है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ये दोनों कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो इस वजह से हम इसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये बोल रहे रेजोनेंस क्या है, केमिस्ट्री के अंदर कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, जैसे बेंजीन है हमारा, इसका एक ही डायग्राम बना के हम उसकी सारी प्रॉपर्टी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो हम उसके एक से ज्यादा डायग्राम बनाते हैं ताकि हम उसकी सारी प्रॉपर्टी एक्सप्रेस भी कर सकें और उसकी बॉन्डिंग को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब भी कर सकें। इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। या फिर यहां भी लिखा हुआ है व्हेन ए मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय टू और मोर स्ट्रक्चर, जब आपका कोई मॉलिक्यूल एक या एक से ज्यादा स्ट्रक्चर या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर में एक्सप्रेस होता है, एंड द स्ट्रक्चर इज डिफर इन द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और स्ट्रक्चर जो है वो किस में डिफर कर रहा है, सिर्फ बाय द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट बाय द पोजिशन ऑफ एटम। ये चीज ध्यान में रखिएगा। आप दोनों बेंजीन का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दोनों ही बेंजीन के एग्जाम्पल पे हमने सिर्फ आपके इलेक्ट्रॉन की पोजिशन, वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन की पोजिशन को शिफ्ट किया है, बाकी के हमारे जो एटम्स है वो एज इट इज है, उनकी पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और ऐसा फिनोमेना जब हमको देखने को मिलता है, इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस, एंड द स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर हुआ? तो बस इतनी सी बात थी रेजोनेंस। तो होप मैं जितना समझाना चाहती थी आपको रेजोनेंस के बारे में आपको समझ में आ गया। तो देखो, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वैसे ही अपना काम कर लेंगे। ठीक हो गया? तो देखो, इतना आपका रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट था। यहाँ भी सेम ही डेफिनेशन लिखी है जो मैंने पीछे लिखी थी, वो ज्यादा अच्छी है। आपका मन है तो आप इनको भी लिख सकते हैं, बात ये भी बिल्कुल सेम कह रही है। जैसे आप देख लीजिए, ये बोल रहा है ये एक टाइप के हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे मैंने बोला, ये हाइपोथेटिकल मतलब जो इमेजिनरी है, जो है नहीं बट हम लोग कंसीडर करते हैं, तो ये भी आपके हाइपोथेटिकल ही है। इनकी क्या होती है, ज्योमेट्री सेम है। आप देख लो, ज्योमेट्री मतलब इनका आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो, सबका sp2 ही आएगा, तो इसमें भी sp2 आएगा, इसमें भी sp2 आएगा। तो वो स्ट्रक्चर जो हाइपोथेटिकल है, जिनकी ज्योमेट्री सेम है, नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन डिफरेंस किसमें, डिफरेंस है बाय द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अरेंजमेंट मतलब उनकी पोजीशन में डिफरेंस है, इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो आपकी मर्जी, आप कोई भी डेफिनेशन लिखिएगा, बट ये चीज बिल्कुल रख लीजिएगा कि ये आपने बेंजीन को समझाया, और इसके साथ साथ आपने ये 3 पॉइंट लिख दिए जो कि आपका सारी बातें बता देगी कि आप डायग्राम से क्या बताना चाहते हैं। ठीक हो गया? अब ये स्ट्रक्चर भी सेम ही चीज है, आप ये भी बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, मतलब आप देखो ऊपर वाला स्ट्रक्चर ही यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे इसको हमने p ऑर्बिटल के फॉर्म में दिखा रखा है कि ये हमारा एक ऑर्बिटल था, यहाँ पर हमारे पाई बॉन्ड लगे हुए थे, दूसरे केस में यहाँ पे लगे हुए, तीसरों का हाइब्रिड हमने बना दिया। ये भी बना सकते हो, वो भी बना सकते हो। ठीक है? ये वाली लाइन भी मैंने आपको बताई दी। एक्सपेरिमेंटली आपका रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है, वो वाली बात भी मैंने बता दी। आप इन पॉइंट्स को भी लिख लेना, पीडीएफ में आपको सारा मटेरियल दिया गया है। एक पॉइंट और लिखा हुआ है, इसको भी मैं देती हूँ। वैसे ये पॉइंट तो आपका कहाँ का है, रेजोनेटिंग एनर्जी का है, लेकिन यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ। ये बोल रहा है ना, रेजोनेंस इन अ बेंजीन इज अ कॉन्सेप्ट यूज्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी एंड द यूनिक बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ बेंजीन मॉलिक्यूल। अब देखो ना, आप आगे अब जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, वहां पे जब भी आप स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो वहां पे ना, वैसे तो देखो, अगर आपके पास 2-3 कंपाउंड है, मैंने बोला कंपाउंड ए, कंपाउंड बी एंड कंपाउंड सी है, इनकी मैंने स्टेबिलिटी कंपेयर करने को बोला, तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करने को बोला। तो देखो, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन रेजोनेंस भी इनमें से एक फैक्टर है जिसकी हेल्प से आप स्टेबिलिटी को कंपेयर करा सकते हैं, जिस वजह से हम बोलते हैं रेजोनेंस इज ए स्टेबलाइजिंग फिनोमेना। यानी कि रेजोनेंस क्या करता है, आपके कंपाउंड को स्टेबिलिटी देता है। तो रेजोनेंस की वजह से क्या बोल रहे हैं, जैसे हम बेंजीन का कंसीडर करते हैं, तो ये बोल रहा है बेंजीन में अगर रेजोनेंस है, आपको दिख रहा है साफ साफ, तो बेंजीन अपने जैसे दूसरे कंपाउंड के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, रेजोनेंस है। तो सिंपली मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपको कुछ कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, तो कंपेयर करने के लिए बाकी के फैक्टर्स भी हैं, लेकिन रेजोनेंस भी उनमें से एक है, और रेजोनेंस की हेल्प से आप कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी कंपेयर कर सकते हैं। इस वजह से हम बोलते हैं रेजोनेंस इज ए स्टेबलाइजिंग फिनोमिना। और वही बात बेंजीन में लगती है कि बेंजीन के सिमिलर हम नेक्स्ट लेक्चर पर, यहाँ पे ना रेजोनेटिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट से ये बात आती है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर पर प्रॉपर्ली बताऊंगी। यहाँ पे बात ये है कि बेंजीन के सिमिलर जो दूसरे कंपाउंड है, उनके साथ अगर आप बेंजीन को कंपेयर करोगे, तो इनकी स्टेबिलिटी क्या आएगी, यहाँ पर को बेंजीन की स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी और रेजोनेटिंग एनर्जी कम आएगी, क्योंकि बेंजीन में क्या है, रेजोनेंस है। क्लियर हुआ? अब देखो,
ये वाली बात आई। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, अब देखो ये पॉइंट्स आप सुन के ही आपकी बातें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले बोल रहा है ये जो रेजोनेंस है वो एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस इज अ फिनोमिना, बट रेजोनेंस के अंदर जो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, दीज आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। अभी अभी मैंने बोला क्योंकि वो हम उसे कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि भाई एक फॉर्म दूसरे में कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, तो कैसे एग्जिस्ट करेगी? तो हम बोलते हैं ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो पॉइंट में लिखा है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड, लोन पेयर और ऑड इलेक्ट्रॉन। स्टार्टिंग में ही बोला था कि रेजोनेंस में आपको डीलोकलाइजेशन देखने को मिलेगा पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन का या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन का। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, ये एक टाइप का कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है। आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, एक होता है पार्शियल, इंडक्टिव इफेक्ट में आप पार्शियल देखते हो, यहाँ पे क्या है कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट आप देखते हो। कंप्लीट मतलब आपके बॉन्ड उठ के दूसरी जगह चले गए, बेंजीन में वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे, इसी को बोलते हैं कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये बोले मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर। आपने देखा है भाई यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले। मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर इज पॉसिबल, एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। और इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी आप बोल सकते हैं, और आप यहाँ पर को इनको कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, विच आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर, जो कि एक्चुअल में होते नहीं है, वो जस्ट एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल इज अ हाइब्रिड। एक्चुअल में जो होता है वो क्या है, हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब सारे, बेंजीन में तो दो ही हैं, लेकिन एक्चुअल में जितने भी बनते हैं आपके 1 2 3 4 जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, उन सबको जब आप कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, उन सबको जब आप मिक्स कर लेते हैं, तो उनसे एक आपको हाइब्रिड मिलता है, वो ही आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। तो ये बोला है एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज अ हाइब्रिड of all possible resonating structure that is called as a resonating hybrid structure। तो उसे हम क्या बोलते हैं, resonating hybrid कहते हैं, which explain all the property of molecule, जो कि आपकी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे मैंने बोला कि ये कुछ प्रॉपर्टी शो करेगा, बेंजीन इस फॉर्म में कुछ प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसमें कुछ शो कर रहा है। अब हमने इसका हाइब्रिड बना दिया, तो ये क्या है, इन सारी प्रॉपर्टी को अपने अंदर ही एक्सप्रेस करेगा। ठीक हो गया। आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यहाँ पे आपको डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। तो देखो ये बात मैंने पहले भी बोली थी, ये टर्म तभी मैंने बताया था। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, हमारे पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, और उसे हम कर्व एरो से इंडिकेट करते हैं, वो भी मैंने बताया था, मैंने कर्व एरो बनाए भी थे आपके लिए कि ये है हमारे कर्व एरो। ये कर्व एरो से हम क्या है, इनका डीलोकलाइजेशन दिखाते हैं कि ये ऐसे डीलोकलाइज हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग हाइब्रिड इज ऑलवेज लेस देन द एनर्जी ऑफ एनी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो ये बोल रहा है, अब ध्यान से सुनना, ये बोल रहा है एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग हाइब्रिड की, देखो ये हमारा, अब ध्यान से सुनना, ठीक है, सपोज करो ये एक बेंजीन था, हमने दूसरा ये बनाया, और हमने बोला ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनका हाइब्रिड है ये। अब मैंने बोला था ये दोनों स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्यों? क्योंकि मैंने बोला था ये आपके अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी ना, वो ही आपका अनस्टेबल होगा। बार बार आपके साथ कंपेयर करते हुए बोलती हूँ, मैं आपसे बोलती हूँ, अगर आपके पास बहुत ज्यादा आज एनर्जी है, आज आप मोटिवेटेड है, तो आप दिन भर काम करोगे, एक जगह बैठोगे नहीं, स्टेबल नहीं हो जाओगे, कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होगी और कुछ ना कुछ करते रहोगे। तो वही चीज मॉलिक्यूल के पास भी होता है। अगर ये दोनों स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, क्योंकि ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो रही है, ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो रही है, तो ये इंटर कन्वर्टेबल है, लगातार एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये अनस्टेबल है। और अनस्टेबल है इट मीन से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, यानी कि इनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन इसको देखोगे तो भाई ये तो हमको दिख रहा है ना, तो ये अनस्टेबल नहीं है, ये क्या है, स्टेबल है, क्योंकि ये हमको मिल रहा है, ये स्टेबल हो चुका है। और जो चीज स्टेबल है, बैठ चुकी है, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड था, इसकी एनर्जी क्या होती है, हमेशा कम होती है, लेस होती है कंपेयर टू द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, इनकी एनर्जी से। क्लियर हुआ? तो सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कशन में ले लिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, तो कुछ स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैं अभी यहाँ पे नहीं बता रही, ये रेजोनेटिंग एनर्जी के साथ ही पढ़ाऊंगी। वही है स्टेबिलिटी, जो मैंने आपको बोला था, यहाँ पे भी बताया ना कि रेजोनेंस आपको स्टेबिलिटी देती है आपके कंपाउंड को, जैसे पेंजीन को दी है, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम पर्टिकुलरली इसको फिर एनर्जी डायग्राम से हम समझेंगे। अब हम पर्टिकुलरली यहाँ पे चलते हैं, कंडीशन फॉर द रेजोनेंस। अब ध्यान से सुनना, ये चीज आपने एग्जाम में लिखनी होती है। ठीक है, आपको रेजोनेंस पूछा जाएगा, तो डेफिनेशन एग्जाम्पल दोगे, उसके साथ साथ ये बातें लिखोगे। आसान है, लगा आपको बड़ी रही है, लेकिन डेफिनेटली क्लियर आएगा, जस्ट सुनो आप बस। ओके, सबसे पहले बोल रहे हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कि भाई आप चाह रहे हैं आपके कंपाउंड में रेजोनेंस हो, जैसे बेंजीन में हुआ, तो कैसे हुआ, क्यों कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड थी? बिल्कुल थी। क्या बोल रहा है, सबसे पहले ऑल एटम पार्टिसिपेटिंग इन अ रेजोनेंस मस्ट बी sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये बोल रहा है
रेजोनेंस में जो भी एटम आपके इन्वॉल्व हैं वो या जो sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए या फिर sp2 हाइब्रिडाइज होनी चाहिए। इसका रीजन भी अगर मैं आपको बताऊं तो हमको पता है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी हाइब्रिडाइजेशन निकालने की। देखो अगर आपके कंपाउंड में ना सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, जैसे कार्बन में मैं आपसे बोलूं ये आपका एक कार्बन है, ठीक है, ये सिंगल बॉन्डेड बना रहा है, यहाँ पे हर जगह इसने सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा, sp3। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने बोला आप सिग्मा बॉन्ड को काउंट करके अपना हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो देखो साथ ही साथ हम बेसिक चीजें भी समझते हुए चलेंगे आप, ताकि आपको आगे कहीं प्रॉब्लम ना आए। तो जितने सिंगल बॉन्ड है आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पता है। ओके, तो देखो जितने आपके सिंगल बॉन्ड, देखो हमको पता है सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब सिग्मा और पाई, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा दो पाई। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड चेक करने होते हैं, उसके बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। अगर इस कार्बन के पास चारों बॉन्ड सिंगल हैं तो चार इसके पास सिग्मा है, चार सिग्मा मतलब sp3। कैसे? चार मतलब क्या हुआ, एक s तीन p, तो टोटल हो गए चार। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, सिंगल बॉन्ड मतलब sp3। अगर डबल बॉन्ड है, एक साइड डबल है ये, तो आप देखो कार्बन ने अपनी चार वैलेंसी पूरी की लेकिन एक साइड डबल है, डबल है मतलब एक सिग्मा यहाँ है, एक सिग्मा यहाँ है, यहाँ एक सिग्मा और एक क्या होगा, पाई। तो आपके सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, तीन। तो जब आपके पास सिग्मा थ्री होंगे तो ये हाइब्रिडाइजेशन एक सिग्मा मतलब s, दो सिग्मा बचेंगे, फिर क्या हो जाएगा sp2। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कार्बन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा तो यहाँ पे आएगा और एक सिग्मा यहाँ पे आएगा और दो पाई यहाँ पे आएंगे। क्लियर? तो सिग्मा कितने हो गए, सिग्मा हो गए आपके दो, दो सिग्मा मतलब क्या हुआ, दो मतलब एक s, दूसरा क्या हुआ p। तो हमने बोला हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी हमारा कंडीशन ये रेजोनेंस आपका तब होगा जब कंपाउंड में sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर आपका sp3 होता तो क्या आपको कोई पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे? अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो यहाँ तो सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड तो हमको चाहिए ही नहीं। जब हम रेजोनेंस करेंगे तो हमने बोला हमें पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो कोई पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा या फिर sp होगा, इस केस में आपको पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ भी मिल रहे हैं और यहाँ तो दो पाई मिल रहे हैं। तो इस केस में पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन है, और पाई इलेक्ट्रॉन है तभी तो रेजोनेंस होगा। तो ये यही बात यहाँ पे लिखी हुई कि भाई रेजोनेंस करना है तो आपको कंपाउंड में देखना होगा sp या फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने चाहिए, क्योंकि जब sp होगा तो आपके पास दो पाई बॉन्ड होंगे और अगर sp2 होगा तो आपके पास एक पाई बॉन्ड होगा, और जब पाई बॉन्ड होगा भाई तभी तो रेजोनेंस होगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर आई। दूसरा क्या बोल रहा है, द पैरेलल p ऑर्बिटल ओवरलैप ईच अदर। तो हमको पता है इसमें क्या होता है ना, पाई बॉन्ड में p ऑर्बिट क्या है, आपके एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो ये पैरेलली एक दूसरे के साथ ओवरलैप करनी चाहिए, ये बात बोल रहा है। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है मॉलिक्यूल शुड हैविंग अ कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम मतलब क्या होता है, कंजुगेटेड सिस्टम मतलब होता है अल्टरनेट पोजीशन में सिंगल एंड डबल। जैसे आपने बेंजीन में देखा, भाई बेंजीन में हमने बोला था अल्टरनेट पोजीशन में सिंगल एंड डबल है, एक यहाँ पे पहले डबल है तो देन सिंगल, फिर डबल है तो सिंगल, डबल है तो सिंगल, तो इसे हम बोलते हैं कंजुगेशन। कंजुगेशन आपका जरूरी नहीं बेंजीन में हो, अगर मैं बोलूं ये मेरा कोई कार्बन की चेन है, ठीक है, इसमें डबल है ये सिंगल है, एक हैंग कर रहा है, उफ उफ। देखिए अगर मैं बोलूं मेरे पास कार्बन की ये चेन थी, इस पे यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो मैं बोलूंगी यहाँ पे क्या है, कंजुगेशन है। अब अगर मैंने बोला डबल था, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, अब यहाँ पे मैंने वापस सिंगल करके यहाँ डबल कर दिया, तो देखो यहाँ से कंजुगेशन टूट गया, क्योंकि कंजुगेशन मतलब होता है अल्टरनेट पोजिशन में सिंगल एंड डबल बॉन्ड होना। एक डबल है तो नेक्स्ट सिंगल, डबल है तो फिर सिंगल, फिर यहाँ पे डबल होना चाहिए था लेकिन डबल नहीं है, तो बस यही पॉइंट तक आपका कंजुगेशन है, यहाँ को आपको कंजुगेशन नहीं है, इसी को बोलते हैं। और ये बोला भी चाहिए, आपने बेंजीन में देखा कंजुगेशन था, अल्टरनेट पोजीशन में सिंगल एंड डबल बॉन्ड थे, तभी आपका वहां पर को रेजोनेंस हुआ। तो ये तीन कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है, तब आपको रेजोनेंस मिलेगा। अब देखो इसके बाद क्या लिखा है नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। तो देखो ना अभी जैसे मैंने आपको बोला अल्टरनेट पोजीशन में सिंगल डबल बॉन्ड होने से ही आपका कंजुगेशन नहीं होता, इनके साथ साथ आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को भी कंसीडर करते हैं, लून पेयर को भी कंसीडर करते हैं। ये चीज हम कंजुगेशन में कि कितने कितने टाइप की, क्योंकि देखो कंजुगेशन इज एसेंशियल कंडीशन फॉर रेजोनेंस, वो जरूरी है। अब आप कैसे पता चलेगा कि भाई कंजुगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा, तो अलग अलग टाइप के कंजुगेशन होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे लेकिन लास्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगी क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं इससे पहले आपको क्या करा रही हूँ, रूल्स करा रही हूँ, ठीक है। रूल्स फॉर राइटिंग ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में आपने लिखने हैं कि अगर आप किसी भी कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स पहले आपको फॉलो करने होंगे। तो पहला रूल क्या है, ये बोल रहा है इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओनली p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड।
सिर्फ आपके p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ही आपके शिफ्ट होंगे। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर नॉट इन्वॉल्व, तो ये चीज तो मैंने पहले भी बोला था। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जैसे आपके सिग्मा बॉन्ड वाले हैं जो आपके प्रॉपरली ऐसे बॉन्ड बना रहे हैं, इनको आप शिफ्ट नहीं करोगे, इनको तो हिलाने की जरूरत ही नहीं है। इनके बीच में जो p ऑर्बिटल वाले ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इनकी ही शिफ्टिंग आपने जस्ट करनी है। और ये बोल रहा है इन रेजोनेंस देयरफॉर द बॉन्ड स्केलेटन विल रिमेन द सेम टू अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब ये बोलना चाह रहा है सिंपली ठीक है। अब देखो अब आगे क्या लिखा है, अब है आपका टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। तो देखो ना अभी जैसे हमने बोला कि रेजोनेंस के लिए तो रेजोनेंस के लिए कंजुगेशन इज एन एसेंशियल कंडीशन, कंजुगेशन होना ही चाहिए। बट अभी तक हम मैंने जैसे बोला अल्टरनेट पोजीशन में सिंगल एंड डबल बॉन्ड होना आपका क्या होता है, कंजुगेशन होता है। बट जरूरी नहीं है, ये तो ठीक ही है, लेकिन इसके अलावा ना पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आपके कंजुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे, बट मैं इसे आपको लास्ट में पढ़ाऊंगी क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे पहले मैं आपको रूल्स फॉर राइटिंग या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बता रही हूँ कि अगर आपको ये एग्जाम में लिखना है, ओके, अगर आपसे बोला जाए कि भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स को पहले आपको फॉलो करना होता है। तो फर्स्ट रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बोल रहा है इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ओनली p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर नॉट इन्वॉल्व। भाई ये चीज तो मैंने आपको बोली थी, हम बेंजीन को जब हम ले रहे थे तो मैंने बोला बेंजीन का ये जो स्केलेटन है जो कि आपके 6 कार्बन के से बना हुआ है और सबके सब आपके सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो क्या हमने इसकी शिफ्टिंग की? नहीं की, इसको तो हमने इन्वॉल्व ही नहीं किया। हमने बोला इसके अंदर जो p ऑर्बिटल वाले ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इनकी हम शिफ्टिंग करेंगे। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ आपके p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आपके शिफ्ट होंगे यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन आपके शिफ्ट होंगे। बाकी के इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बना रहे हैं जो आपकी ये सिग्मा बॉन्ड है ये आपके इन्वॉल्व नहीं होंगे। आगे लिखा है इन रेजोनेंस देयरफॉर द बॉन्ड स्केलेटन विल रिमेन सेम इन अ टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जिस वजह से क्या होगा, आपका जो स्केलेटन है, स्केलेटन मतलब जो आपका खांचा बना है, जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका एज इट इज रहेगा। तभी तो हमारे बेंजीन पहले भी ऐसा ही था, बाद में भी ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रक्चर बना रहा है ना, जो स्ट्रक्चरल बॉन्ड है वो तो चेंज ही नहीं हो रहे। ये जो डीलोकलाइज बॉन्ड है जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपके p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, बस इनकी शिफ्टिंग आपने करानी है। बेंजीन के अलावा यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, आप इसे भी देख सकते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या लिया है, कार्बन की एक चेन ली हुई है जिसमें पहला है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। पहली चीज देखो क्या यहाँ पे कंजुगेशन है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल है। सबसे पहले में डबल बॉन्ड है, देन सिंगल बॉन्ड है, देन डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये क्या हुआ आपका कंजुगेशन हुआ। तो यहाँ पे कंजुगेशन है, रेजोनेंस यहाँ पे लगेगा। अब रेजोनेंस कैसे लगाया हमने, देखो अब रेजोनेंस कैसे, हमने क्या बोला, रेजोनेंस में क्या हो रहा है, हमारे पाई इलेक्ट्रॉन का या लोन पेयर का या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, मतलब वो भी कंप्लीट शिफ्टिंग हो रही है, वो अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह जा रहे हैं। अब यहाँ तो ना आपके पास लोन पेयर है ना ऑड इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन है। तो पाई इलेक्ट्रॉन आपको ये दिख रहे हैं, एक पाई इलेक्ट्रॉन ये है, एक पाई इलेक्ट्रॉन का पेयर ये है, ठीक हो गया। अब हमने इनकी शिफ्टिंग करानी है, डिस्प्लेस कराना है, तो मैंने क्या किया, इसको कहा डबल को मैंने किसमें कर दिया कन्वर्ट, सिंगल, जैसे हमने बेंजीन में किया था ना, डबल को सिंगल, सिंगल को डबल किया था, वही चीज करनी है। इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया और इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब आप बोलोगे भाई इसको आपने कार्बन के ऊपर क्यों शिफ्ट किया? भाई मैंने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर पे बोला था, एक बॉन्ड, एक नेगेटिव चार्ज, एक लोन पेयर, तीनों के तीनों दो इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बने हैं। तो ये भी दो इलेक्ट्रॉन से बना है, ये भी दो इलेक्ट्रॉन से बना है, तो ये भी दो इलेक्ट्रॉन से बना है। तो क्योंकि ये तीनों ही दो दो इलेक्ट्रॉन से बने हैं तो ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। तो मैंने क्या किया, ये जो बॉन्ड था इसको बॉन्ड में ही कन्वर्ट कर दिया और इस बॉन्ड को नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर दिया। मतलब मैंने क्या किया, देखिए ये वाला जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को यहाँ पे बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपका देखो मैं इसे समझाती हूँ, इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। देखो अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ये सुनोगे तो ऊपर वाली चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। देखो डबल बॉन्ड था, सिंगल था, डबल बॉन्ड था। अब होता क्या एक्चुअल में, यहाँ पे क्या होता है ना, बॉन्ड को तोड़ा जाता है। ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड, इसको आप आसानी से तोड़ोगे। और तोड़ोगे भी कैसे, हेट्रोलिटिक क्लीवेज करके। हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, देखो दो टाइप की क्लीवेज होती है, एक होता है होमोलिटिक, एक होती है हेट्रोलिटिक। होमो क्या होता है, होमो मतलब होता है सेम। जैसे मैंने बोलूं कार्बन कार्बन है, इसके बीच में आपने क्या किया है, बॉन्ड को तोड़ा है,
तोड़ना है और वो भी होमोलिटिकली तोड़ना है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है, ऑब्वियस सी बात है इस बॉन्ड को बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिए थे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिए थे, ठीक हो गया। अब जब आप इसे तोड़ोगे और इक्वली तोड़ोगे तो तोड़ने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन ये ही कार्बन ले जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले जाएगा, तो आपको ये मिलेंगे। इसी को हम बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल और इसी को हम बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन, जो मैं बार बार ऑड इलेक्ट्रॉन कह रही हूँ इसी को बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं मेरे पास कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, लेकिन बॉन्ड मैंने हेट्रोलिटिकली तोड़ना है, होमो मतलब होता है इक्वल, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, मैंने हेट्रोलिटिकली तोड़ना है, तो हेट्रो मतलब डिफरेंशियली तोड़ना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है ये किसकी वजह से बना है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से। एक कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, एक कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और इन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से ये बॉन्ड बना। और बॉन्ड को मैंने अब तोड़ना है, इक्वली नहीं तोड़ना है। मैंने अब क्या करूंगी, इक्वली नहीं तोड़ना है, तो अब एक्चुअल में होता क्या है, ये जो बॉन्ड बना होता है बिटवीन द टू एटम, इन दोनों एटम में तो देखो वैसे यहाँ पे कोई भी पोलैरिटी नहीं है। पोलैरिटी मतलब क्या हुआ, पोलैरिटी अब देखो नए नए टर्म सुनने को मिल रहे हैं, बट समझना, देखो जब भी बॉन्ड बनता है ना दो एटम के बीच में बनता है, जैसे मैंने बोला एक्स और वाई के बीच में एक बॉन्ड बना। अब होता कि इन एक्स और वाई में से एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बीएससी में है आपको पता ही होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, कितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना है उसकी टेंडेंसी, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मैंने बोला एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचता, इट मीन्स क्या हुआ, इन दोनों ने इनिशियली एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की थी। एक्स ने बोला मैं भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, वाई ने बोला भाई मैं भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, और हम इन दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से हमको पता है दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, तो हम एक बॉन्ड बना लेंगे अपने बीच में। लेकिन चालाक एक्स ने क्या बोला, इसने बोला भाई मेरे पास क्या है इलेक्ट्रॉन, मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मेरे से तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, ये जो इलेक्ट्रॉन था सेंटर में थे इनिशियली, क्योंकि दोनों ने शेयरिंग की, बीचों बीच में रख के एक बॉन्ड बनाया। लेकिन क्योंकि एक्स आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक्स की ओर खींच जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्स की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिस वजह से जब आप इसे, पहले आपको पता नहीं है कि खींच रहे हैं, लेकिन जैसे आपने बॉन्ड तोड़ा तो आपने देखा ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स के पास चले गए, और बॉन्ड तोड़ने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स के पास चले गए, वाई बेचारे के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इसकी कमी होगी, तो हम कैसे इंडिकेट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज से, कि यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज की कमी है, तो हम बोलेंगे वाई के ऊपर क्या लग गया, पॉजिटिव चार्ज, और एक्स के पास दो इलेक्ट्रॉन चले गए क्योंकि, तो दो इलेक्ट्रॉन मतलब मैंने क्या बोला, दो इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, और दो इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर, तो इसे आप लोन पेयर भी बोल सकते हो, नेगेटिव चार्ज भी बोल सकते हो, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हम इसे नेगेटिव कहते हैं। इट मीन्स क्या हुआ, एक्स के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, वाई के पास अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इस बॉन्ड का। वही चीज है यहाँ पे, अगर मैं हेट्रोलिटिकली तोड़ूंगी तो एक देखो यहाँ पे तो लेकिन कोई पोलैरिटी नहीं है, दोनों ही कार्बन है, कोई अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दूसरा भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लेकिन कार्बन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, दोनों की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होती है। लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग इनके साथ कौन से ग्रुप जुड़े हैं उनके बेसिस पे एक कार्बन को क्या दे देते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए और एक कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक पॉजिटिव बन जाता है एक नेगेटिव बन जाता है, ऐसे बॉन्ड को तोड़ते हैं, और ऐसे नीचे भी तोड़ना है। तो देखो हमने क्या किया, मैंने कहा ये बॉन्ड को मैंने हेट्रोलिटिकली तोड़ना है, पाई बॉन्ड है, इसको मुझे तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, तो मैंने बोला ये बॉन्ड मेरा किसकी ओर टूट रहा है, सपोज इस कार्बन की ओर तोड़ रहा है, तो इसके ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसके ऊपर लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, इसे भी तोड़ लो, इसको मैंने तोड़ा, मैंने बोला ये मेरे पास कहाँ जा रहा है, इसको मैं इसके ऊपर तोड़ रही हूँ कि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए तो बन गया नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर लग गया पॉजिटिव चार्ज। अब एक्चुअल में ये ऐसा बना था, ओके। अब हमने क्या देखा, देखो आपको पता है जैसे मैंने पहले भी बोला कार्बन एक पॉजिटिव एटम है, ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज सह लेगा, लेकिन इसके ऊपर आप नेगेटिव चार्ज लगाओगे तो इससे आएगा गुस्सा, ये बोलेगा भाई मेरे को नेगेटिव चार्ज चाहिए ही नहीं। तो आप देख रहे हैं ये जो हमने पहले इसको नेगेटिव बना दिया था ना, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दिया था, ये कार्बन बोलेगा कि भाई मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, क्यों, क्योंकि इसने इसके इलेक्ट्रॉन को चुराए थे, मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है, ये बोलेगा मेरा इलेक्ट्रॉन तो ये चोर के ले गया, अब मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या करते हैं आपस में शेयरिंग करते हैं, ये बोलते हैं मैं अपना इलेक्ट्रॉन तुमको दे देता हूँ, इससे हम बना लेते हैं बॉन्ड, मतलब मैं अपने दोनों इलेक्ट्रॉन से बीच में बॉन्ड बना लेता हूँ, और अगर बॉन्ड बना लूंगा तो मेरे ऊपर से नेगेटिव चार्ज भी चला जाएगा, आपके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज भी चला जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। अब देखो चीजें बैलेंस हो गई, इस कार्बन के पास इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन, एक तो इसका अपना था, एक इसने जो लिया था उसे यहाँ पर शिफ्ट कर दिया ताकि इसकी भी बैलेंस हो जाए, तो हमको क्या मिला, ये स्पीसीज मिली, देखो मिल गई ना सेम,
ये मिल गया। तो हमने ये तो किया, बट एक्चुअल में यहाँ हुआ क्या, अगर हम इसे समझेंगे फिनोमिना के अकॉर्डिंग, तो इसमें हुआ क्या, इसमें सिर्फ ये हुआ कि ये जो पाई बॉन्ड था इसकी आपने शिफ्टिंग की और इस पाई बॉन्ड की आपने शिफ्टिंग की। तो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होना, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होना, इसी को तो रेजोनेंस कहते हैं। तो इसका हमने एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, तो वही चीज आपको समझाई गई है। तो अगर मैं इसको इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दूं तो ये कुछ ऐसा था, देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये है और ये है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों है, अब आपको साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, कंजुगेशन है। कंजुगेशन था तो हमने पाई बॉन्ड की डिस्प्लेसमेंट की, इसको यहाँ शिफ्ट किया, इसको यहाँ शिफ्ट किया, और डिस्प्लेसमेंट के बाद हमको इसका एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला। इट मीन्स ये जो कंपाउंड है ये इस फॉर्म में कुछ प्रॉपर्टी शो करेगा और इस फॉर्म में कुछ प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज ये, जो हमारा रूल बोलता था वो ये बोलता था कि भाई हमने क्या किया ना, अपने एटम को हिलाया ना अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को हिलाया, सारी चीजें एज इट इज हैं, बस ये जो हमारे पी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन थी इनकी शिफ्टिंग हुई, अदरवाइज सब सेम है। समझ में आया ना। दूसरा क्या है बोल रहा है, तो सेकंड रूल में लिखा हुआ है द मूवमेंट ऑफ एटम आर नॉट अलाउड। तो देखो ऊपर वाली बात इसने की, जैसे ऊपर बोला था कि सिर्फ आपके पाई ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे, वैसे ही बोल रहा है कि एटम भी आपका ड्यूरिंग रेजोनेंस अपनी पोजिशन को शिफ्ट नहीं करेगा। और ये बात बिल्कुल सही है। आप ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही कंसिडर करो, नीचे भी वही एग्जाम्पल है। वैसे ये था हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन का। आप देखो पहला और दूसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, क्या इसमें कोई एटम आपका मूव हुआ? देखो पहली पोजीशन में आपके पास एक कार्बन था जिसके पास 2 हाइड्रोजन लगे थे, यहाँ पे भी आपको इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक कार्बन मिले जिसके पास 2 हाइड्रोजन है। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो था इसमें कार्बन के पास हाइड्रोजन था, इसमें भी आपके पास कार्बन के पास हाइड्रोजन है। पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में थर्ड पोजीशन में कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी थर्ड पोजीशन में कार्बन हाइड्रोजन। फोर्थ पोजीशन में कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो फोर्थ पोजीशन में इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास भी कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। यानी कि हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनाया लेकिन एटम्स की पोजीशन रिप्लेस नहीं की। और वही स्टेटमेंट है, अगर आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपका एटम की पोजीशन चेंज हो रही है तो आप बोलोगे कि वहां पे रेजोनेंस वैलिड नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख लीजिए, देखिए ये एग्जाम्पल ना ऊपर वाले कंपाउंड का ही है, ये भी आपका 1,3-ब्यूटाडाइन है। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे ये गलत हो गया, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन है, ओके। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप देखो एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये। इसमें क्या किया है इसने ना, इस पाई बॉन्ड को शिफ्टिंग, हमको पता है रेजोनेंस में पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, इसने इस पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ पे कर दी है और आपका कुछ इस तरीके से बनाया। बनाया कैसे मैं बताती हूँ, CH इसने ऐसा बनाया, थोड़ा सा हैंग कर रहा है, ओके। देखो इसने क्या किया, मैं खोल के लिख लेती हूँ, ठीक है। कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए हैं और यहाँ पे अब ये सिंगल बॉन्डेड हो गया क्योंकि बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। यहाँ पे कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन यहाँ से है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और कार्बन है, कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका कार्बन, कार्बन के साथ आपके 2 हाइड्रोजन, ओके। अब क्या ये चीज पॉसिबल है, आप देख लीजिए, क्या कार्बन की सारी वैलेंसी फुलफिल्ड हो रही है? नहीं हो रही है भाई। आप यहाँ पे देखो, इस कार्बन को देखो, इसने एक बॉन्ड बनाया, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, लेकिन एक चौथा बॉन्ड तो मिस है, यानी कि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो मैं बोलूंगी कि ये जो स्ट्रक्चर आप बनाने की सोच रहे हो ये पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल नहीं है इसलिए इन्होंने क्या किया, आप इसको और इसको देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है। इसने क्या किया, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था इसको उठा के यहाँ दे दिया। क्यों, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, देखिए। पहली चीज तो हमने बोला कि पहला वाला जो कार्बन है इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है। अब ये थर्ड वाले कार्बन को देखोगे ना, सेकंड वाले की है सेटिस्फाई, क्योंकि ये एक बॉन्ड यहाँ बना रहा है, दूसरा यहाँ बना रहा है, 2 यहाँ बना रहे हैं, तो टोटल 4 बॉन्ड हो गए, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई। लेकिन इस कार्बन को देखोगे तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि 2 बॉन्ड ये यहाँ बना रहा है, 2 बॉन्ड ये यहाँ बना रहा है, 4, एक पांचवा ये बना रहा है, तो ये एक एक्स्ट्रा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर को हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करा दी, यानी कि सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग करा दी और उसे यहाँ भेज दिया, जिस वजह से ये क्या बन गया, CH3 CH CH CH2। तो CH3 CH 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 नहीं, सॉरी, ये तो हाइड्रोजन चला गया, CH3 CH C CH2 ये बन गया। तो अब आप मुझे बताओ, हमने ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एक्चुअल में ये जो स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे थे, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे थे, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग करनी पड़ी। और ये सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि रेजोनेंस ने बोला है कि भाई हमको पाई बॉन्ड, लोन पेयर और ऑड इलेक्ट्रॉन की ही शिफ्टिंग करनी है। सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग करोगे तो हम रेजोनेंस नहीं कहलाया जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे बनती है कि क्योंकि यहाँ पर को सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है और सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, तो भाई फ्रेमवर्क जो है वो टूट रहा है, आपके एटम की शिफ्टिंग हो जा रही है, जिस वजह से हम बोलेंगे कि यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा, ना ये रेजोनेंस होगा ना ये रेजोनेंस होगा। तो हमको ये जो एग्जाम्पल है वो रेजोनेंस होने का नहीं, उसका एक्सेप्शन का दिखा रहा है कि भाई यहाँ पर को एटम का मूवमेंट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर को रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। ये एग्जाम्पल्स आपने डालना है एग्जाम में, ओके। अगला थर्ड रूल क्या बोल रहा है,
ये बोल रहा है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर सेम एंड द नंबर ऑफ नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर सेम एंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर सेम इन टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये बोल रहा है जो आपके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं भाई उसमें आपके नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल अगेन हमने क्या लिया हुआ है 1,3-ब्यूटाडाइन का ही लिया हुआ है। आप देख लीजिए पहला और इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन्होंने जो बनाया है इसमें अब देखो इन्होंने एक्चुअल में बना रखा है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों इन्होंने क्या किया है इस बॉन्ड को यहाँ पर को होमोलिटिक, मैंने बोला था होमोलिटिक क्लीवेज मतलब इक्वल क्लीवेज, इसको तोड़ा, इस बॉन्ड को पाई बॉन्ड को तोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, इस पाई बॉन्ड को भी तोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया। अब दो इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बनाते हैं तो हमारा पहले ये दोनों मिलके बॉन्ड बना रहे थे, ये दोनों मिलके बॉन्ड बना रहे थे। अब हमने क्या बोला कि तुम दोनों मिलो और बॉन्ड बनाओ, और अगर ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो ये बन जाएगा CH2 फ्री रेडिकल। देखो CH2 फ्री रेडिकल बना, ये बना CH डबल बॉन्ड CH बना, CH डबल बॉन्ड CH, और ये बना आपका CH2 फ्री रेडिकल। डन हुआ। अब हमने ये तो देख लिया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से बना, बट मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाने के लिए सारी बातें तो कर ली, बट क्या ये एक्चुअल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई हमने अभी थर्ड रूल ये पढ़ा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड और नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके सेम होनी चाहिए दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखोगे तो सेम नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप पेयर्ड मतलब जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं उनको देखोगे तो देखो यहाँ पर को आपको दिख रहा है एक पाई इलेक्ट्रॉन, ये मतलब पाई बॉन्ड ये है, एक पाई बॉन्ड ये है, तो टोटल अगर मैं पाई बॉन्ड बोलूंगी तो आप बोलोगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, जिसका मतलब 2 पाई आपके पास क्या है बॉन्ड है। लेकिन अगर आप यहाँ पे पहले दूसरे वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसी का जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसे देखोगे तो यहाँ पर को सिर्फ एक पाई बॉन्ड देखने को मिल रहा है। एक पाई बॉन्ड मतलब क्या हुआ कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास है और 2 आपके पास क्या है फ्री रेडिकल है। तो हम बोल सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले वाले के इस वाले केस में ठीक है। थर्ड रूल क्या बोल रहा है, यहाँ लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर सेम एंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर सेम इन द टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये बोल रहा है किसी भी कंपाउंड के जब आप दो रेजोनेटिंग या फिर दो से ज्यादा जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं उनको अगर आप चेक करते हैं तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगेन आपके पास 1,3-ब्यूटाडाइन है, ये बोल रहा है पहला और दूसरा केस देख रहे हो, मतलब इसी के जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हो तो क्या इनमें नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है? तो पहले बात करते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना कैसे। ये बोल रहा है पहले वाले एग्जाम्पल, ये देखो ये तो आपका 1,3-ब्यूटाडाइन है, इन्होंने क्या किया, हमको पता है ये पाई बॉन्ड है और नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड वीकर होता है, हमने इस पाई बॉन्ड को तोड़ा और कैसे तोड़ा, होमोलिटिक क्लीवेज कराई। होमो मतलब इक्वल क्लीवेज, अपने अपने इलेक्ट्रॉन दोनों लेके जाएंगे। इस पाई बॉन्ड की भी तोड़ी तो इसमें क्या हुआ, अपने अपने इलेक्ट्रॉन दोनों लेके गए। अभी तक हमको पता है दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, तो अभी तक ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना रहे थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना रहे थे, तब यहाँ पे डबल बॉन्ड आया था। लेकिन अब हमने कहा कि भाई तुम नहीं बनाओ बॉन्ड, तुम दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाए। तो जब इन्होंने आपस में मिलके बॉन्ड बनाया तो हमको क्या मिला है, एक CH2 फ्री रेडिकल जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। देन अब ये सिंगल बॉन्ड क्योंकि बॉन्ड गया है टूट, और उसके बाद आ गया आपका CH डबल बॉन्ड CH, क्योंकि ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में मिले तो इन्होंने बनाया CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आपका क्या बन गया CH2 फ्री रेडिकल। डन हुआ। तो आप समझ गए हमने कैसे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। अब आपसे ये बोल रहा है कि क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही है, आपको क्या लग रहा है ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? तो रूल नंबर थर्ड को कंसीडर करते हुए देखोगे नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या इक्वल है। तो आप देखो यहाँ पर को ये जो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आप देख रहे हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है उनको अगर आप देख रहे हो, और पर्टिकुलरली मैं पाई इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है, बिल्कुल है 2 पाई बॉन्ड है, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो मैं बोलूंगी 4 मेरे पास पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड मतलब जिसने बॉन्डिंग नहीं की है, ऐसे इलेक्ट्रॉन आपको दिख नहीं रहे हैं। लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे तो आपको मिल रहा है कि पाई बॉन्ड कितना है? सिर्फ एक है। पाई बॉन्ड कितने हो गए? सिर्फ एक है। और अगर पाई बॉन्ड एक है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे तो यहाँ पे आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 आपके पास क्या रहे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे। तो हमारे पास टोटल क्या हुआ? आप बोलोगे पहले वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था,
था, लेकिन दूसरे वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्योंकि पहले वाले में नहीं था, दूसरे में आ गया, तो ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि हमने बोला सारे केसेस में सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो जिस वजह से हम बोलेंगे कि ये जो कंपाउंड है वो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के पास डिफरेंट पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हुआ? अगला फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा था ऑक्टेट रूल इज नॉट वायलेटेड। मतलब हमने क्या करना है, ऑक्टेट रूल को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो आपके लुईस स्ट्रक्चर ही तो है। और लुईस स्ट्रक्चर आपने पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि वो आपके ऑक्टेट रूल को फॉलो कराती है। ऑक्टेट रूल मतलब क्या हुआ कि आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में। तो अब आप यहाँ पर को देखोगे कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, ये कंडीशन भी आपने मेजर करनी है। ठीक है, अब ये बोले ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसमें पहले आप देखो क्या ये रेजोनेंस दिखाएगा। तो भाई यहाँ पे कंजुगेशन है। क्या बोला था मैंने, कंजुगेशन कब होगा? मैंने बोला था सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो आपका कंजुगेशन दिखाता ही है। लेकिन इसके साथ साथ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी अगर इन्वॉल्व है अल्टरनेट पोजिशन में, तो ये भी कंजुगेशन दिखाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड मिल रहा है। अब उसके बाद डबल बॉन्ड नहीं है लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कंजुगेशन है, यहाँ पर को रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा। अब हमने इसका रेजोनेंस बनाना था, तो हमको पता है रेजोनेंस में तो भाई पाई ऑर्बिटल ही घूमता है। तो हमने क्या किया, ये जो पाई ऑर्बिट मतलब पाई इलेक्ट्रॉन है, इनकी शिफ्टिंग कराई इस साइड, और जैसे ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो हमको क्या मिला कि ये कार्बन बोलेगा भाई मेरा इलेक्ट्रॉन तो तुम ले गए, इसके ऊपर डेफिशिएंसी यानी कि इसके ऊपर लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और नाइट्रोजन के ऊपर पहले जो डेफिशिएंसी थी, जो कि ये पॉजिटिव साइन से इंडिकेट कर रहा था कि भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए मैंने ऊपर लगाया पॉजिटिव चार्ज। अब वो फुलफिल्ड हो गई, तो इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और आपको कुछ इस टाइप की स्पीसीज मिलेगी, यानी कि CH2, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड NH2। ठीक हो गया। अब आप देखो ऊपर वाली सारी कंडीशन भी ये फुलफिल कर रहा है। अभी तक जितने हमने रूल पढ़े थे वो सब कुछ फुलफिल कर रहा है, ना हमारे कोई सिग्मा बॉन्ड यहाँ से हिल रहा है, ना कोई एटम हिल रहा है, सारी कंडीशन यहाँ पर वैलिड है। ओके, लेकिन ये जो फोर्थ रूल है वो यहाँ पर को फुलफिल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? हमसे बोला भाई हमारा ऑक्टेट रूल पूरा होना चाहिए, तो क्या बताओ यहाँ पर को ऑक्टेट रूल पूरा है? नहीं है। देखो आप ये वाला, ये एक पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें अगर आप इस नाइट्रोजन को देखते हैं ना, तो इस नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? देखो इसने 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं, और 2 बॉन्ड आपके किसके साथ बनाए? इस कार्बन के साथ बनाए, यानी कि टोटल कितने बॉन्ड हो गए? 5 बॉन्ड हो गए। 5 बॉन्ड है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई? 10 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 बॉन्ड में 10 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो आपके इनके पास क्या है? एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है। ये क्या कर रहा है? ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। और क्योंकि यहाँ पे जो एटम है रेजोनेंस में वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये कंपाउंड इस टाइप का रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। ये फॉर्म हमने इसका रेजोनेटिंग फॉर्म बनाया है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये कोई भी रेजोनेंस शो नहीं करेगा। क्लियर हुआ? तो ये कंडीशन हमने फुलफिल करना है। लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, रूल आपका क्या है? ये बोल रहा है हाई एनर्जी स्ट्रक्चर आर रिजेक्टेड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू बी ए रेजोनेटिंग हाइब्रिड इज नेग्लिजिबल। इसका मतलब क्या हुआ? देखो मैंने आपको बोला 2 चीज थे, एक था आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि आपका कंट्रीब्यूशन करते हैं एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाने के लिए, और रेजोनेटिंग हाइब्रिड आपका एक्चुअल में कंपाउंड होता है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आपका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं बस वो एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं। अब मैंने बोला क्यों होते हैं, पहले भी बोला क्योंकि इनके पास जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इनकी रेजोनेटिंग एनर्जी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। और एनर्जी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन इन सबके कॉम्बिनेशन से या फिर इन सबके कंट्रीब्यूशन से एक एक्चुअल में एग्जिस्ट करने वाला रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनता है। अब ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि भाई अगर आपके कंपाउंड की बहुत ज्यादा ही एनर्जी है, बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग एनर्जी है, तो उसका कंट्रीब्यूशन उतना ही कम होगा। क्यों होगा भाई कंट्रीब्यूशन कम? क्योंकि भाई जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ही वो अनस्टेबल होगा, और जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा तो वो एग्जिस्ट ही कहाँ करेगा, और एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसका कंट्रीब्यूशन तो ना के बराबर ही होगा। तो वही स्टेटमेंट इसने यहाँ पर को बोला हुआ है। तो ये हमारे पास जो 5 रूल थे, ये रूल किसके थे? ये थे कि हमने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है वो सही है या फिर नहीं है। अब देखो लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, एक और पॉइंट हमने समझना है। अगला है आपका रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, काफी इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कि अगर आपके पास किसी भी कंपाउंड के 2 या 2 से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बन भी गए हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई सबसे ज्यादा स्टेबल
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन है। तो उसके लिए भी हमको 5-6 पॉइंट समझने होते हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप ये बता सकते हो कि आपकी गिवन कंपाउंड की जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विदाउट एनी चार्ज सेपरेशन इज मोर स्टेबल। अगर आपके पास कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए हैं किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के, तो आप वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा स्टेबल कहेंगे जहां पे चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा होगा, विदाउट मतलब बिना किसी चार्ज सेपरेशन के वो कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको जो कंपाउंड दिया आप देख लीजिए, क्या यहाँ पर को पहले देखो कंजुगेशन है, क्योंकि हमको तो पता है कंजुगेशन तो एक एसेंशियल कंडीशन है आपके रेजोनेंस के लिए, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कंजुगेशन है, बिकॉज यहाँ पे है डबल बॉन्ड, देन है सिंगल बॉन्ड, देन अगेन है डबल बॉन्ड। तो हम क्या करेंगे, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करते हैं रेजोनेंस में, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो हमको क्या मिला, ये कार्बन का बॉन्ड चला गया तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बोले तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे लग जाएगा आपका नया डबल बॉन्ड और यहाँ पे लग जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो देखो ये ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिला हुआ है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इस कंपाउंड के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पर को डबल एरो से इंडिकेट किया हुआ है। अब बात आता है कि पहला और दूसरे स्ट्रक्चर में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ए वाला स्टेबल है या फिर बी वाला स्टेबल है। तो पहला क्राइटेरिया ये बोलता है कि जहां पे चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पहला वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें तो चार्ज ही नहीं है, सेपरेशन कैसे होगा। और दूसरा वाला केस देख लीजिए, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में 2 एटम है, इट मींस यहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं है और यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि A इज मोर स्टेबल देन B, तो A आपका B से ज्यादा स्टेबल है। ऐसे ही आपको कंपेयर करते हुए चलना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट और ज्यादा आसान है, क्या बोल रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद द मोर नंबर ऑफ अ पाई बॉन्ड, ओके यहाँ पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, ओके कौन से बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो ये बोल रहे द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आर मोर स्टेबल एंड द स्ट्रक्चर विद द कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ईच कार्बन ईच एटम इज मोर स्टेबल। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ऑक्टेट तो कंप्लीट होना चाहिए, ये बात तो हमने ऊपर ही बोली थी, अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो रेजोनेंस भी पॉसिबल नहीं होगा। उसके अलावा ये बोल रहे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है वो आपका ज्यादा स्टेबल कंसीडर किया जाएगा। तो आप देख लीजिए, हमने एक और कंपाउंड लिया हुआ है, इसमें देखो रेजोनेंस दिख रहा है आपको भी, एक मिनट, ओके। रेजोनेंस के लिए सबसे पहले आप कंजुगेशन देखते हो, आप देखो पहले डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड, फिर आया डबल बॉन्ड और फिर यहाँ पर को गया सिंगल बॉन्ड के बदले लगाया पॉजिटिव चार्ज, तो हमने बोला इसे हम कंजुगेशन में कंसीडर करते हैं। अब इसी का हमने क्या किया, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, तो हमने क्या किया, देखिए ये वाला जो डबल बॉन्ड है, अब देखो एक्चुअल में हुआ क्या, मैं आपको बताऊं, इसे आप ए या बी कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है और आपको पता है भाई क्लोरीन तो आपके हैलोजन फैमिली में होता है और हैलोजन फैमिली आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंसीडर की जाती है, ओके। अब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो अच्छा है, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के ऊपर आप नेगेटिव चार्ज लगाओगे तो फ्लोरीन खुश है, लेकिन फ्लोरीन के ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज लग जाए तो फ्लोरीन को बिल्कुल दिक्कत होने लगेगी, बोलेगा मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं तो मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों लगा रहे हो। सेम फ्लोरीन की फैमिली में क्लोरीन भी तो है, क्लोरीन बोलेगा मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग गया भाई, मुझे नेगेटिव बनाओ। और इसी को नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड का तो शिफ्टिंग हो सकती है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, तो हम क्या करते हैं इस पाई बॉन्ड को भेज देते हैं क्लोरीन के ऊपर और जैसे क्लोरीन के ऊपर पाई बॉन्ड जाता है तो क्लोरीन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज चला जाता है, क्योंकि इसके ऊपर पाई बॉन्ड जा रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को कर देते हैं सेटिस्फाई और यहाँ से आपका पाई बॉन्ड गायब हो जाता है और कुछ इस तरीके से स्पीसीज हमको मिलती है, ठीक है। बाकी फिर क्या होगा, फिर ये कार्बन बोलेगा कि भाई मेरे ऊपर से तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई थी ना, बॉन्ड तो हमने ऐसा बनाया था, एक मैंने दिया था एक क्लोरीन ने दिया था, अब आप पूरा बॉन्ड उठा के दे रहे हो क्लोरीन को, मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया। तो इसका नेक्स्ट वाला कार्बन बोलता है कि हम तो कंजुगेशन में मैं अपना वाला इलेक्ट्रॉन तुमको दे देता हूं, तो यहाँ पर को आपका बॉन्ड बन जाता है। अब ये भी सेटिस्फाई, देखो ये भी देखो, ये वाला तो सेटिस्फाई हो गया ना, क्योंकि ये बॉन्ड उठ के चला गया यहाँ पे और ये वाले को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पहले भी इसके साथ बॉन्ड था बाद में भी इसके साथ बॉन्ड है, लेकिन ये कार्बन के ऊपर अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो अब इसके ऊपर लग जाएगा पाई पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने ये करके क्यों दिखाया, इसलिए दिखाया ताकि आप कंजुगेशन को समझें, रेजोनेंस को समझें कि कैसे हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं। तो एक्चुअल में चीज ऐसी थी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए हमने ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, तो यहाँ पे लग गया पॉजिटिव चार्ज, तो इस स्पीसीज का ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। इतनी चीज क्लियर है। अब बात आती है कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो पहली चीज तो ये हो गई
कि देखो चार्ज सेपरेशन वाली बात यहाँ पे नहीं आएगी, बिकॉज दोनों में ही आपके चार्जेस हैं, एक ही चार्ज है पॉजिटिव, तो दो चार्ज है नहीं, तो सेपरेशन कैसे देखें। उसके अलावा दूसरा था, हमने बोला जहां पे ज्यादा पाई बॉन्ड है, अब आप मुझे बताइए पाई बॉन्ड ज्यादा कहाँ है, तो हमारे स्ट्रक्चर ए में सिर्फ एक पाई बॉन्ड है, स्ट्रक्चर बी में हमारे पास दो पाई बॉन्ड है, तो हम बोलेंगे बी इज मोर स्टेबल देन ए, मतलब बी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इस कंपाउंड का, ये जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ए स्ट्रक्चर। डन, इतनी सी बात थी, ठीक है। देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, ये भी बहुत आसान है, ये बोल रहा है द नेगेटिव चार्ज विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड द पॉजिटिव चार्ज विद द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल। सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका ज्यादा स्टेबल कंसीडर किया जाएगा जहां पे आपको ऐसी स्पीसीज मिल रही है कि अगर वहां कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बोला, और अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो वो स्ट्रक्चर आपका ज्यादा स्टेबल कंसीडर किया जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए हमने अगेन दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिए हैं, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कैसे बना आपको पता ही है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं। आप देखो ये हमारे पास स्पीसीज थी इनिशियली, अब आप बोलोगे क्या इसमें कंजुगेशन है, बिल्कुल है। आप बोलो यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड नहीं है तो नेगेटिव चार्ज तो है, तो ये हमारा क्या हो गया, इस पूरे पोर्शन में क्या लगा हुआ है, कंजुगेशन लगा है। अब यहाँ पर कोई रेजोनेंस बन सकता है, अब कैसे बनाओगे, देखो आप अभी इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर को दिख रहा है कार्बन, और आपको पता है कार्बन एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग सकता है लेकिन कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं लग सकता है, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है, तो हमको जो नहीं लग सकता उसको पहले सेटिस्फाई करना होता है। भाई ये बोलेगा मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, जल्दी हटाओ, मैं एक पॉजिटिव एटम हूँ, तो इसको हटाने के लिए आप क्या करते हैं, इस नेगेटिव चार्ज को कन्वर्ट कर सकते हो बॉन्ड में। इनिशियली बताया था कि नेगेटिव चार्ज बॉन्ड और लोन पेयर बराबर होते हैं, तो इससे हमने यहाँ पे लगा दिया बॉन्ड। अब यहाँ पे अगर बॉन्ड बन जाता है तो ये कार्बन तो खुद, देखो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है, दो हाइड्रोजन से दो डबल बॉन्ड, तो चार वैलेंसी सेटिस्फाई है, पॉजिटिव चार्ज भी आ गया। लेकिन इस कार्बन को दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज इसकी बॉन्ड कितने हो गए, पांच, दो यहाँ एक यहाँ, तो पांच तो हो नहीं सकते, चार इसे बनाने होंगे। चार बनाने के लिए ये इस पाई बॉन्ड को तोड़ेगा और इस चार्ज को डाल देगा ऑक्सीजन के ऊपर। क्यों डाला ऑक्सीजन के ऊपर, बिकॉज यहाँ पे पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, और शिफ्टिंग के बाद आप ऐसा भी बोल सकते हो जो ऑक्सीजन होता है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज चलता है। कभी भी ऑक्सीजन के ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज नहीं देखते, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर चाहिए होता है नेगेटिव चार्ज। तो देखो इसका मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो ये बन गया ना, तो बस मैंने आपको बना के भी दिखा दिया। अब आप मुझे बताइए पहले और दूसरे स्ट्रक्चर में से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो आपको अब समझ आ रहा होगा कौन सा ज्यादा स्टेबल है। भाई ऑब्वियस सी बात है, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि पहले वाले में नेगेटिव चार्ज है आपके कार्बन के ऊपर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, और क्योंकि कार्बन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है और नेगेटिव चार्ज लगा रहे हो। और दूसरे वाले केस में देखोगे तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही है, तो हम बोलेंगे बी इज मोर स्टेबल देन ए। बस इतनी सी बात है, डन। आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है। फोर्थ पॉइंट भी आसान है, ये बोल रहा है बिटवीन टू डिफरेंट कंपाउंड मोर कंजुगेशन कंजुगेटेड इज मोर स्टेबल। तो ये बोल रहा है आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड मिल रहा है जहां ना चार्ज सेपरेशन है, जहां पे आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर ही लगे हुए हैं, और ये क्या था जहां पे इक्वल नंबर के पाई बॉन्ड है, देन उस केस में आप ये ध्यान रख सकते हो कि जहां पे आपको ज्यादा कंजुगेशन मिलेगा वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा। आप देख लीजिए दो स्ट्रक्चर हमने लिए हुए हैं, दो कंपाउंड हमने लिए हुए हैं, पहले कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड को कंपेयर करेंगे तो देखो कंजुगेशन किसमें ज्यादा है, तो यहाँ पहले डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर डबल बॉन्ड, इट मींस कंजुगेशन सिर्फ यहाँ तक है। ओके, दूसरे वाले केस में देखोगे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन तक ही आपका कंजुगेशन है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन तक आपका कंजुगेशन है। तो हम बोल सकते हैं बी स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन ए, बिकॉज बी में आपको कंजुगेशन ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू ए। तो ये आपके क्राइटेरियाज रहते हैं जिनको माइंड पर रखिएगा, और इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। ओके, अब देखो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बचा है, दो पॉइंट बचे हैं, इसी भी सुन लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इफ द टू कंपाउंड इन द टू कंपाउंड इफ वन इज एरोमेटिक एंड अनदर इज नॉन एरोमेटिक एंड द कंजुगेशन इज इक्वल इन बोथ द कंपाउंड देन द एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल। तो सिंपल सी बात है, ये ऐसा कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसी एग्जांपल है जहां पर को आपके दोनों कंपाउंड में यानी कि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कंजुगेशन इक्वल है, जैसे हमने पहले कंडीशन कंजुगेशन की ली थी, अगर ये बोला अगर कंजुगेशन भी इक्वल है तो क्या देखोगे, तो ये बोल
कंपाउंड है उस केस में आप एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड देख सकते हो। तो हमको जनरली भी पता होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देखो ये दो कंपाउंड है, अब देखो ये दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये जस्ट एग्जाम्पल कंसीडर करने के लिए बनाया हुआ है कि एक कंपाउंड है ए और एक कंपाउंड है बी। आप दोनों कंपाउंड को देखो, दोनों कंपाउंड में जो एटम है, दोनों कंपाउंड में जो पाई बॉन्ड है, सारी चीजें बिल्कुल बराबर है, कंजुगेशन भी आपका बराबर है। लेकिन पहले और दूसरे कंपाउंड को अगर हम कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेबिलिटी तो हम बोलेंगे बी इज मोर स्टेबल देन ए। क्यों बोलेंगे ऐसा? बिकॉज हमको पता है एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, तो कंडीशंस हमको पता है ना। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कंपाउंड सबसे पहले साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा कंपाउंड आपका प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर बोले तो उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, तीसरी कंडीशन ये होती है कि उसमें कंजुगेशन होना चाहिए जो कि आपको साफ साफ यहाँ पे दिख ही रहा है, और चौथी कंडीशन होती है कि वो हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। तो कंपाउंड आपका साइक्लिक है, आप बोल सकते हो कंपाउंड आपका प्लेनर, आप सारे कार्बन को चेक कर लो, सब में आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही मिलेगा, तो कंपाउंड आपका प्लेनर भी है, कंपाउंड में आपको कंजुगेशन भी देखने को मिल रहा है, और कंपाउंड आपका हकल रूल को फॉलो करता है। और आपको पता है हकल रूल एरोमेटिसिटी के लिए ये बोलता है कि हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके बाद आपका 6 7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फिर आपका 14 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर ऐसे हैं तो आपके पास क्या होगा, मैंने शॉर्टकट हकल रूल का बताया था, ये हमारा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। और हमको साफ साफ पता है बेंजीन तो सबसे बेसिक एग्जांपल है एरोमेटिसिटी का, तो हम बोल सकते हैं ये बेंजीन है और ये आपका एरोमेटिक है। लेकिन इसी के सिमिलर हमने दूसरा कंपाउंड लिया है जो कि सिर्फ सेम है, सब कुछ एटम सेम है, कंजुगेशन सेम है, सब कुछ सेम है, पाई बॉन्ड सेम है, लेकिन ये कंपाउंड हमारा साइक्लिक ना हो कि आपका क्या है, चेन वाला कंपाउंड है। हमने इस कंपाउंड को जब चेन में कन्वर्ट कर दिया तो अब ये कंपाउंड आपकी कंडीशंस तो फुलफिल ही नहीं करा, पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं करा, ये कंपाउंड आपका साइक्लिक नहीं है। तो साइक्लिक नहीं है तो हमारा ये कंपाउंड एरोमेटिक भी नहीं है, और अगर कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हुए बोलेंगे कि ये आपका कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। नॉन इसलिए क्योंकि जो एरोमेटिसिटी को फॉलो नहीं करता है वो आपका नॉन एरोमेटिक हो जाता है, तो ये एरोमेटिसिटी के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया और ये आपका एरोमेटिक हो गया। और हम इस स्टेटमेंट से ये बोल सकते हैं कि एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक, तो हम बोल सकते हैं कि बी इज मोर स्टेबल देन ए। ओके, अगर ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते तो हम ऐसे ही इनको कंसीडर कराते, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट क्या है, ये बोला द स्ट्रक्चर विद द लीनियर कंजुगेशन इज मोर स्टेबल देन द क्रॉस कंजुगेशन। अब पहले समझो कि क्रॉस कंजुगेशन क्या होता है। कंजुगेशन देखो आपके उसमें अगर सेपरेट टॉपिक होगा तो हम पढ़ाएंगे, अदरवाइज एमएससी में हमने कंजुगेशन पढ़ा है, क्रॉस कंजुगेशन पढ़ा है, वहां से भी देख सकते हैं, आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ओके, वहां टॉपिक था इसलिए डिस्कस कराया था। तो क्रॉस कंजुगेशन क्या होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है इफ द टू ग्रुप आर कंजुगेटेड विद अ पर्टिकुलर ग्रुप बट नॉट कंजुगेटेड विद ईच अदर देन द सिस्टम इज कॉल्ड द क्रॉस कंजुगेशन। मतलब अगर कोई भी कंपाउंड में आपको कंजुगेशन मिल रहा है, आपका कंपाउंड पूरा कंजुगेटेड नहीं है बट वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ कंजुगेशन में, जैसे आप इस एग्जांपल को देखो, ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, अब यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है तो आप बोलोगे कंजुगेशन सिर्फ यहीं तक है। लेकिन आप देखो यहाँ पे भी सेम चीज है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ग्रुप है ना, ये वाला, ये यहाँ पे भी कंजुगेशन में है, यहाँ पे भी कंजुगेशन में है, लेकिन पूरी रिंग आप मतलब पूरे जो स्ट्रक्चर है वो आपस में कंजुगेशन में नहीं है। समझ में? दोबारा बोल रही हूँ, देखो ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सॉरी डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। अब आप नीचे तो वापस नहीं आओगे ना, क्योंकि आप यहाँ पर को आपने कंसीडर करा है, यहाँ पे आपको कंजुगेशन देखने को मिल रहा है, आगे को जाओगे तो कोई कंजुगेशन नहीं है, बिकॉज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल आना चाहिए था, नहीं है, तो आप बोलोगे इतने में आपका कंजुगेशन है। अब दूसरे साइड से भी देख लीजिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे भी कंजुगेशन है, तो हम बोलेंगे इस पार्ट में कंजुगेशन है, इस पार्ट में कंजुगेशन है, लेकिन ये लीनियर जो ये पूरा स्ट्रक्चर है इसमें कंजुगेशन नहीं है, तो ऐसे कंजुगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस कंजुगेशन। और नॉर्मल कंजुगेशन कैसा होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल कंजुगेशन। तो ये बोला अगर आपके कंपाउंड, आपके कुछ ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं जहां पे एक में नॉर्मल कंजुगेशन मिल रहा है और एक में क्रॉस कंजुगेशन मिल रहा है, देन उस केस में आप बोलोगे जो आपका नॉर्मल यानी कि जो लीनियर कंजुगेशन है, लीनियरली चल रहा है, अगर ये सीधे चलता है तो इसे हम लीनियर कंजुगेशन कहते हैं। तो ये जहां पे आपका लीनियर कंजुगेशन होता है वो आपका ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द क्रॉस कंजुगेशन। तो इस स्ट्रक्चर में बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप बोलोगे ए इज मोर स्टेबल देन बी, बिकॉज ए में आपको लीनियर कंजुगेशन एंड बी में आपको क्रॉस कंजुगेशन देखने को मिल रहा है। दैट्स इट। ओके, तो बस इतनी सी हमने बात करनी थी।
थोड़ा लेंथी था लेक्चर हमारा कंजुगेशन का। इसके बाद हमने रेजोनेंस का, इसके बाद हमने रेजोनेटिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट को भी समझना है। तो होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। मैंने मैक्सिमम जितना हो सकता था सारी चीजें आपको बताई। अगर आपने और अच्छे से देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एमएससी वाला लिंक भी डाल दूंगी। वहां भी हमने बहुत अच्छे से, इससे भी बेटर तरीके से वहां पर चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है सारे एग्जाम्पल्स के साथ। आप वहां से भी इसे चेक कर सकते हैं और पढ़ना हो तो। अदरवाइज ये बीएससी लेवल के लिए इनफ रहेगा। ओके, तो होप लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और अगर रहा होगा तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।